अब तक हमने एक पार्टिकल को उस पोटेंशियल के कारण एक बॉक्स के अंदर फंसे देखा जो कुछ सीमाओं पर इन्फिनिटी है। अगर आप उस पोटेंशियल एनर्जी को फाइनाइट बना देते हैं तो कौन से नए फीचर जो आपको नजर आएंगे और नया सॉल्यूशन क्या है? यह कुछ सवाल हैं जो आप पूछ सकते हैं जो आपने वन डायमेंशनल पोटेंशियल वेल्स के संदर्भ में भी किया है। आप क्या करते हैं? आप इन्हें रीजन 1, रीजन 2 और रीजन 3 में बांट लेते हैं। रीजन 1 और 3 लगभग समान है और रीजन 1 माइनस इन्फिनिटी तक जाता है, रीजन 2 ऊपर जाता है और रीजन 3 पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाता है और आपके पास एक इंटरमीडिएट वेल रीजन है। और अगर जिस एनर्जी को T से चिन्हित किया गया है वह U से कम है तो आपके पास क्लासिकल रूप से मिलेगा जो पार्टिकल में हो सकता था। यह अंदर क्यों हो सकता है? क्योंकि टोटल एनर्जी होनी चाहिए, पोटेंशियल एनर्जी से कम नहीं हो सकती। ऐसा तब होता है जब क्लासिकल रूप से आपको नेगेटिव काइनेटिक एनर्जी मिलती है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्लासिकल फिजिक्स में अलाउड है क्या? अलाउड नहीं है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्योंकि हम और आप इसे इस तरह लेने जा रहे हैं कि यह वेल के अंदर पोटेंशियल एनर्जी से कम एनर्जी है और यह एक वेव के जैसी है। रीजन 1 और रीजन 3 में वेव के उठने की उम्मीद की जा सकती है, ठीक है। तो मैं यहाँ यह कह रही हूँ कि वेल के अंदर पार्टिकल की एनर्जी की मान लें जो रीजन 1 और रीजन 3 में देखी जाने वाली पोटेंशियल एनर्जी से कम है। अब हम क्लासिकल मैकेनिक्स में इसे देखना चाहते हैं। पार्टिकल दो दीवारों x0 के बराबर और xl के बराबर में प्रवेश नहीं कर सकता। फाइनाइट एनर्जी के कारण बॉक्स में पार्टिकल की पहली समस्या यह है कि आपने u को इन्फिनिटी की ओर आकर्षित किया है। अब मैंने u को फाइनाइट होने के लिए बनाया है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकल रूप से आपको रीजन I और रीजन 3 में नॉन जीरो वेव फंक्शन मिलेगा। चित्रात्मक रूप से आप सभी सहमत हैं, ठीक है? तो मैंने क्वांटम मैकेनिकली रूप से यही कहा कि रीजन 1 और रीजन 3 में जाने की प्रोबेबिलिटी पक्की है, चाहे भले ही पार्टिकल की टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से कम हो, ठीक है। तो आप वेव फंक्शन को लाल रेखा से प्लॉट कर सकते हैं जो प्लॉट हो चुकी है। लाल रेखा असल में जो कि बॉक्स के अंदर इनफाइनाइट पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन के साथ लाल रेखा पार्टिकल में है ना। सभी मानते हैं ना कि साइन फंक्शन यह शून्य में चल जाता है और x शून्य के बराबर और x l के बराबर हो जाता है। और होता क्या है, तो इसे केवल डिफरेंशियल इक्वेशन के सटीक उत्तर के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। एक बार आपने u को फाइनाइट बना दिया तो वेव फंक्शन की प्रवृत्ति यह है कि यह रीजन 3 और रीजन 1 में फाइनाइट हो जाता है और यह x बराबर 0 या x बराबर l शून्य नहीं है और यह किसी फंक्शन के सभी गुण कंटिन्यूटी का ध्यान रखता है और फंक्शन का डेरिवेटिव्स आमतौर पर यह इस बात का ध्यान रखेगा कि पहले जब हमने बॉक्स में पार्टिकल रखा था तब हमें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। इसलिए इनमें से कुछ चीजें जब आप खुद अपनी आंखों से देखते हैं तो इनमें से कुछ प्लॉट मैकेनिकली तौर पर हल करने के बजाय आपके दिमाग में बेहतर तरीके से रहेंगे। तो अचानक आए बॉक्स में पार्टिकल अचानक बैरियर को इनफाइनाइट बैरियर से एक निश्चित ऊंचाई तक कम कर देता है और ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन को प्लॉट करने के
बोलिए क्या हो सकता है। रीजन 1 और रीजन 3 में कुछ टेल्स दिखाना शुरू करें। वेवलेंथ के साथ क्या हुआ आप इस पर देखना शुरू कर सकते हैं। एक इनफाइनाइट डायमेंशनल बॉक्स में पार्टिकल की de Broglie वेवलेंथ क्या होगी। पार्टिकल की एक ग्राउंड स्टेट ले, इस चित्रात्मक रूप वेवलेंथ का क्या होगा। आप वेवलेंथ देख सकते हैं कि यहाँ क्या होता है, यह बढ़ रहा है। शून्य होने की यह पीरियोडिसिटी, यह एक बॉक्स में पार्टिकल के संदर्भ में एल है, लेकिन अब यह एल नहीं है, यह एल से अधिक है, इसलिए वेवलेंथ बढ़ने लगता है। यदि वेवलेंथ बढ़ने लगे तो एनर्जी का क्या होगा, एनर्जी घटने लगेगी। वहाँ आप आर्ग्यू कर सकते हैं यहाँ तक कि वास्तविक स्थिति में क्या होता है यह महसूस करने का गुण भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो गणित फॉर्मल गणित की तुलना में जो आपने सभी रीजन 1 रीजन 3 में किया है आप यूई से कम रखते हैं। ठीक है, मुझे यकीन है कि आपने यह किया है। और फिर आप लेते हैं चूंकि ई यू से कम है और ई माइनस यू निगेटिव है, आप इसे निगेटिव ए स्क्वायर्ड कहते हैं। और फिर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कर सकते हैं, एक निगेटिव वेव स्क्वायर। और फिर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हल कर सकते हैं। सॉल्यूशंस हैं एक्सपोनेंशियली ग्रोइंग और एक्सपोनेंशियली डैम्पिंग सॉल्यूशन रीजन 1 और रीजन 3 में। इसे फॉर्मल रूप से AEX के रूप में लिखें। मैं बहुत तेज जा रही हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप ये सब पहले भी कर चुके हैं। आपको याद दिलाने के लिए मैं ठीक जा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि यह क्वांटम मैकेनिक्स का विषय नहीं है, लेकिन यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स चाहते हैं तो आपको यह जानना होगा। तो मैं नहीं चाहती कि आप भूल जाएं, इसलिए मैं इसे दोहरा रही हूँ, समझे। तो रीजन 1 और रीजन 3 फॉर्मल तौर पर यह डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है, लेकिन आप इस स्थिति में रखना शुरू कर देंगे कि इन क्षेत्रों में वेव फंक्शन नहीं हो सकता। सही है, तो यह फिजिक्स से आता है, इसलिए एक बार जब आप इस कंडीशन में लगा देते हैं कि वेव फंक्शन ब्लो अप नहीं हो सकता है तो कौन से कोएफिशिएंट खत्म हो जाएंगे और रीजन 1 माइनस इन्फिनिटी तक फैला हुआ है, जो कि दूसरे टर्म को कई हद तक ब्लो अप करेगा। तो आप भी कोएफिशिएंट को शून्य बना सकते हैं। इसी तरह रीजन 3 के लिए क्या शून्य होना चाहिए, सी शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो यह फिजिक्स इनपुट सॉल्यूशन है जिसे आपने ऊपर लिखा था। यह साफ तौर डिफरेंशियल इक्वेशन की ओर देख रहा है जिसे आप यह सॉल्यूशन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन फिजिक्स इनपुट यह है कि आपको उपयुक्त रीजन में अच्छी तरह से परिभाषित करने की आवश्यकता है, जो आपको बताता है कि कौन सा कोएफिशिएंट शून्य पर रखा जा सकता है। बी रीजन 1 में शून्य होगा और सी रीजन 3 में शून्य होगा। ठीक है, तो रीजन 1 और रीजन 3 के लिए सार्थक सॉल्यूशन है फाई एक x का a पार x है, x के 3 के अंदर d पार माइनस x है। अब रीजन 2 का क्या, रीजन 2 बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने एक बॉक्स में एक पार्टिकल के लिए किया था। क्योंकि बॉक्स के अंदर u शून्य है तो हम हल निकाल सकते हैं कि साइनसॉइडल फंक्शन कौन सा है, पर चूंकि वेव फंक्शन x के बराबर l और x बराबर शून्य पर खत्म नहीं हो रहा है, यह सामान्य रूप से दो सॉल्यूशन की एक लीनियर सुपरपोजिशन होगी। आप इस मामले में g को शून्य नहीं बना सकते, g आर्बिट्रेरी है। सहमत है, और फिर आप बाउंड्री की स्थिति में वेव की कॉन्टिन्यूटी बनाए रखते हैं। दो बाउंड्री क्या है, x शून्य के बराबर x l के बराबर x बराबर 0 1 और 2 मेल खाना चाहिए, और x बराबर l पर 2 और 3 वेव फंक्शन रीजन में 2 और रीजन 3 मेल खाने चाहिए। तो x बराबर l पर रीजन 2 और रीजन 3 वेव फंक्शन और वेव के डेरिवेटिव से मेल खाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी फाइनाइट है। जब पोटेंशियल एनर्जी फाइनाइट होती है तो वेव फंक्शन और डेरिवेटिव वेव फंक्शन दोनों कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो यह मैंने पहले भी कहा है कि इनफाइनाइट वेल में एक पार्टिकल के साथ वेवलेंथ की तुलना कैसे होती है, मैंने पहले से ही यहाँ प्लॉट किया है
और आप यह पता लगा सकते हैं कि एनर्जी आइगन वैल्यू की तुलना में एनर्जी आइगन वैल्यू की तुलना में कैसा होगा। ठीक है, यह सब इस तस्वीर से ही साफ है। केवल पूर्णता टाइम डिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए यहाँ क्या करना है, आप लिखने की कोशिश करें। हम केवल पोटेंशियल एनर्जी लेंगे जो केवल x के फंक्शन है। ठीक है, इस तरह के सवाल आप इस कोर्स में देखने जा रहे हैं, लेकिन आपके पास टाइम पर डिपेंडेंट क्षमताएं भी हो सकती हैं। हम इसे अगले कोर्स में देखेंगे। ठीक है, इस कोर्स में अगले स्तर का कोर्स केवल स्थिति का एक फंक्शन होगा और वन डायमेंशन में हम इसे एक फंक्शन के रूप में लेंगे x। वेव फंक्शन सामान्य रूप से x और t का एक फंक्शन हो सकता है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन को देखते हुए पोटेंशियल एनर्जी केवल x का एक फंक्शन है। आप टाइम पर डिपेंडेंट ऑपरेटरों को स्पेस डिपेंडेंट ऑपरेटरों से अलग कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि आपका वेव फंक्शन यह है, x के फाई और t के फाई का गुणनफल ठीक उसी तरह है जैसे हमने बॉक्स के दो आयामों में किया था। मैं इसमें एक समय पर डिपेंडेंट वेव फंक्शन के लिए मिमिक करना चाहती हूँ। तो आप टाइम पर डिपेंडेंट वेव फंक्शन को याद रखें। टाइम डिपेंडेंस श्रोडिंगर इक्वेशन को हम इस तरह से फिर से लिख सकते हैं। ठीक है, यह भाग एक्स टी के साई का आई एच क्रॉस डेल बाई डेल टी है और केवल फाई डेल टी पर डिपेंडेंट हो जाएगा, ताकि आप इसे ऊपर के कुल डेरिवेटिव के रूप में पार्शियल डेरिवेटिव के रूप में लिख सकें और आप इसे एक फंक्शन को विभाजित कर इसे एक अलग ऑपरेटर के लिए लिख सकते हैं। ऑपरेटर जो केवल टी ऑपरेटरों पर डिपेंडेंट करते हैं, जो केवल डिपेंडेंट करते हैं, और आप इसे टाइम पर डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से एनर्जी के बराबर इक्वेट कर सकते हैं। स्टेप दिखाएं। कृपया इसे हल करें और स्टेप दिखाएं और इस इक्वेशन से आप इसे इस इक्वेशन के बराबर होने के लिए हल कर सकते हैं कि एक्सट्रीम बाएं एक्सट्रीम दाएं आपको मिलेगा। टाइम पर डिपेंडेंट टुकड़ा उस एनर्जी पर डिपेंड है। ठीक है, तो पोटेंशियल्स जो केवल पोजीशन डिपेंडेंट हैं, उनके लिए कुल वेव फंक्शन क्या होगा? कुल वेव फंक्शन इस रूप में लिखा जा सकता है, और x का साई टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन का सॉल्यूशन है, और टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन भी होगा। स्टेट में एक विशिष्ट एनर्जी होगी E। ठीक है, और उस एनर्जी के लिए एक एक्सपोनेंशियल फैक्टर होगा जो टाइम डिपेंडेंट मल्टीप्लाइंग पर डिपेंड है। यह सबसे जनरल सॉल्यूशन है टाइम के लिए इंडिपेंडेंट पोटेंशियल और x का ये फाई टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन की पूर्ति करते हैं। और जहां संभव हो आप ऐसे मामलों के लिए दिखा सकते हैं। इन्हें स्टेशनरी स्टेट कहा जाता है। यदि आप यहाँ एक्स टी स्क्वायर का ज्यादा फाई लेते हैं तो यह एक्स स्क्वायर्ड के मोड साई के समान है। समझ आया क्या? क्योंकि यह सिर्फ एक फेस फैक्टर है, इसलिए ऐसी स्थिति जो इस प्रॉपर्टी को संतुष्ट करती है उन्हें स्टेशनरी कहा जाता है। और सुपरपोजिशन स्टेट स्टेशनरी स्टेट्स, मान लीजिए कि मैं एक बॉक्स में एक पार्टिकल लेती हूँ और स्टेट को ग्राउंड स्टेट का एक सुपरपोजिशन मान लूँ और पहले उत्तेजित अवस्था में वे स्टेशनरी स्टेट नहीं है, वे इस स्टेशनरी स्टेट पार्टिकल से डायमेंशनल बॉक्स में नहीं हैं। अगर मैं डीजेनरेट अवस्थाओं का सुपरपोजिशन करने के बाद जो लेती हूँ उसे स्टेशनरी स्टेट कहते हैं। इसके बारे में सोचिए तो एनर्जी समान होगी, इसलिए यह एक स्टेशनरी स्टेट की तरह दिखेगी। तो इनमें से कुछ बातें, इसलिए एक बार जब आपको दो डायमेंशनल मिल जाते हैं तो स्टेशनरी स्टेट सबस्पेस में भी हो सकती है जहां यह डिजेनरेट स्टेट के सुपरपोजिशन में हो सकती है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो प्रयोगों में होती है, जिसे टनल इफेक्ट
कहा जाता है, जिसके लिए क्वांटम मैकेनिक्स की आवश्यकता होती है। आप प्रयोगशाला में देखी जाने वाली टनलिंग को समझाने के लिए क्लासिकल मैकेनिक्स के साथ काम नहीं कर सकते, और अब तक हमने इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल और फाइनाइट पोटेंशियल वेल के सवालों को देखा है। हमने टाइम इंडिपेंडेंट पोटेंशियल एनर्जी को भी देखा है कि उन्हें संक्षेप में बताने के लिए किस तरह टाइम डिपेंडेंट लिखा जाए। तो अब जो हम देखना चाहते हैं, भले ही पार्टिकल में बैरियर को क्रॉस करने के लिए पर्याप्त एनर्जी न हो, फिर भी आप इसके द्वारा टनल बना सकते हैं। तो यह वही है जो मैंने आपको फाइनाइट के लिए दिखाया है। फाइनाइट वेल मैंने आपको दिखाया। यदि मान ले कि पार्टिकल की एनर्जी C और U है, जहां EU से कम है, तो वेव फंक्शन में क्रॉस कर सकती है। आप जानते हैं कि यह रीजन 1 और रीजन 3 में टनल बना सकता है, ठीक है। उसकी भी ऐसी ही स्थिति हो सकती है बैरियरों के संदर्भ में, जहां पार्टिकल की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर की एनर्जी से कम है। मान लीजिए कि आप पहाड़ पर चढ़ना चाहते हैं और आपके पास उस मोमेंटम के लिए उतनी एनर्जी नहीं है। आपके पास पहाड़ पर चढ़ने के लिए वह मोमेंटम या एनर्जी नहीं है। क्लासिकल रूप से हम केवल तभी जा सकते हैं जब आपके पास पोटेंशियल एनर्जी के विरुद्ध जाने के लिए इतनी एनर्जी हो। क्वांटम मैकेनिकली एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है जो दूसरी तरफ जाने के लक्षण दिखाना शुरू कर सकता है। तो माइक्रोस्कोपिक दुनिया में यही होगा, नहीं माइक्रोस्कोपिक दुनिया के लिए नहीं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, वेवलेंथ इतनी छोटी है कि उन लक्षणों को नहीं देखा जा रहा है। प्रकृति की तरह वेव दिखाई नहीं दे रही है, समझे? ठीक है, तो एनर्जी E के साथ एक इलेक्ट्रॉन ले जो पोटेंशियल एनर्जी से छोटा है, और फिर प्रयोगात्मक रूप से देखा गया टनल इफेक्ट की क्लासिकल रूप से इसका क्या मतलब है। यदि मैं एक पार्टिकल या रीजन से एक बीम में शूट करती हूँ, क्या मैं इसे देखूंगी? और रीजन 3 को क्लासिकल रूप से मैं नहीं देख सकती। क्वांटम मैकेनिकली हमें रीजन 3 से किसी प्रकार का सिग्नल मिलता है, भले ही मेरे द्वारा भेजे गए बीम की एनर्जी उस रीजन की पोटेंशियल एनर्जी से बहुत कम है जो मैंने डाली है, ठीक है। मैं इस तरह के पोटेंशियल एनर्जी रीजन में कैसे डालूं? मैं कोशिश कर सकती हूं और कांस्टेंट इलेक्ट्रिक रीजन बना सकती हूं। जानते हैं, मैं x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू L के बीच किसी रीजन में रख सकती हूं। मैं यह कर सकती हूं। मैं एक नॉन ट्रिवियल पोटेंशियल एनर्जी रीजन बना सकती हूं, ठीक है। पार्टिकल जो यहाँ आ रहा है या एक बीम जो यहाँ आ रहा है, वह उस रीजन को क्रॉस नहीं कर पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि यह पर्याप्त एनर्जी नहीं, बल्कि क्वांटम मैकेनिकली इसके माध्यम से सुरंग कर सकता है, क्योंकि यह एक डैम्पिंग वेव फंक्शन है और यह इससे बाहर आ सकता है। एक बार इससे बाहर आ गया तो यह फिर से एक इंडिपेंडेंट पार्टिकल की तरह बन सकता है, समझे? तो यह प्रवृत्ति क्वालिटेटिव है। इसलिए जैसा कि हमने पोटेंशियल वेल के मामले में किया था, आप रीजन 1 रीजन 3 को हल कर सकते हैं। रीजन 1 रीजन 3 शून्य स्थिति के बराबर एक मुक्त पार्टिकल की तरह है, इसलिए आप सॉल्यूशन को फ्री वेव्स के कॉम्बिनेशन के रूप में लिख सकते हैं जो ऑसिलेटरी सॉल्यूशन है। और इन शर्तों का मतलब क्या है? रीजन 1 में आने वाली वेव S पॉजिटिव x दिशा में जा रही है और रिफ्लेक्टेड वेव विपरीत दिशा में जा रही है। B रिफ्लेक्टेड वेव को मल्टीप्लाई करने वाला फैक्टर है और A पार I के x आने वाली वेव और रीजन 3 है। आपकी अपेक्षा क्या है? आने वाली बीम अंदर जाती है, भले ही मध्यवर्ती रीजन में
इसकी एनर्जी से अधिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, लेकिन यह एक तरह से तेजी से अंदर की ओर कम हो जाती है। उसके बाद इसे वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसे चलते रहना है। ठीक है, तो आपके पास केवल एक आगे की वेव होगी जिसे ट्रांसमिटेड मैथमेटिकली कहा जाता है। आप जिसे लीनियर सुपरपोजिशन लिख सकते हैं। लेकिन बाईं ओर से आने वाली बीम की इस क्वालिटेटिव स्थिति को देखते हुए एक बैरियर का सामना करना पड़ रहा है जिसकी पोटेंशियल एनर्जी आने वाली बीम की एनर्जी से अधिक है। रीजन 2 में एक्सपोनेंशियल रूप से कम हो जाती है और जब यह बाहर आता है तो इसे वापस रिफ्लेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, यह चलता रहता है, इसलिए ट्रांसमिटेड वेव कहते हैं। ठीक है, तो मैंने इसे चित्रात्मक रूप से भी यहाँ दिखाया है। इसलिए एक आने वाली बीम है, जब यह इस बैरियर का सामना करती है जो एक रिफ्लेक्टेड बीम बन सकती है, लेकिन इस रीजन के अंदर यह तेजी से डैम्पिंग करती रहती है और फिर जब यह यहाँ से बाहर आती है तो यह आगे की दिशा में चली जाती है जो कि ट्रांसमिटेड बीम कहलाती है। यह चित्र साफ है और प्रयोग करने वाले क्या देखना चाहते हैं, वो असल में रीजन 3 में सिग्नल देखना चाहते हैं। एक मात्रा को परिभाषित करते हैं जिसे ट्रांसमिशन एम्पलीट्यूड या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट या ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी कैपिटल T कहा जाता है, जिसमें 3 रीजन में देखे गए पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी के बारे में जानकारी होगी। यह स्पष्ट रूप से फ्लक्स होना चाहिए जो देखा जाता है। हम परिभाषित करेंगे कि फ्लक्स क्या होता है और इनकमिंग बीम के संबंध में वह अनुपात जो सिर्फ फॉरवर्ड इंसिडेंट बीम है जो कोएफिशिएंट A पर डिपेंडेंट करता है। तो अनुपात वह है जिसे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट कहा जाता है। कॉन्जर्वेशन हमें बताएगा कि क्या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T पाया जाता है, वहाँ भी एक समान रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट होता है। यह एक रिफ्लेक्शन बीम है। यदि इस रीजन में एक डिटेक्टर रखा जाता है तो भी आपको एक रिफ्लेक्टेड फ्लक्स मिलता है और यह आपको रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट या रिफ्लेक्शन प्रोबेबिलिटी R देगा और टोटल प्रोबेबिलिटी को एक कंजर्वेशन में जोड़ना है, जिसका अर्थ है कि R प्लस T 1 के बराबर होना चाहिए। तो यह समझने का एक तरीका है। और टनल इफेक्ट यह सिद्ध करता है क्योंकि T शून्य नहीं था और इसने कहा कि टनलिंग क्वांटम मैकेनिक्स में होती है, न कि क्लासिकल मैकेनिज्म में। क्लासिकल रूप से T रीजन 2 में शून्य है। आपके पास बैरियर में एक नॉन ट्रिवियल पोटेंशियल एनर्जी होगी और आपके पास किस तरह का सॉल्यूशन होगा, जो पहले ही कहा जा चुका है कि यह एक एक्सपोनेंशियल होगा, डैम्पिंग या ग्रोइंग। क्योंकि यह एक कॉम्पैक्ट रीजन में है, आप इसे एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। और पार्टिकल डस्ट बैरियर में जा सकता है, रीजन 3 रीजन में उभर सकता है या रीजन 1 कर्व प्लॉट कर सकता है जैसा यह टाइम है। तो यह एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग और डैम्पिंग का सिर्फ एक लीनियर सुपरपोजिशन है। दोनों लीनियर कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और आपके पास ये इस पॉइंट पर होना चाहिए। वेव फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और वेव फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी पता होनी चाहिए। इसी तरह यहाँ एक वेव फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी और वेव फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी है और यह इस प्लॉट का आधार है कि कैसे यह रीजन 1 और रीजन 3 पर ऑसिलेटरी रहेगा और यह रीजन में तेजी से ग्रोइंग और डैम्पिंग करेगा। ठीक है, यह पहले वाले का सिर्फ एक हिस्सा है। आपके पास एक पोटेंशियल स्टेप है और आप देख सकते हैं पार्टिकल रीजन 1 से आ रहा है। यदि मेरे द्वारा चित्र में दिखाई गई एनर्जी E के रूप U से ऊपर है, जिसका अर्थ है E U से बड़ा है। ठीक है, जिसका अर्थ है कि रीजन 1 और रीजन 3 रीजन 2 में किस प्रकार का सॉल्यूशन है, साइनसॉइडल। आपके पास यह एक ऑसिलेटरी सॉल्यूशन होगा और आपके पास इन रीजन में 2 सॉल्यूशन होंगे, ऑसिलेटरी होगा और पार्टिकल नहीं है। इतने कन्फाइनमेंट हैं। एक बॉक्स में पार्टिकल रीजन 1 तक सीमित है और बॉक्स के अंदर
यहाँ पार्टिकल फ्री है, यह इंडिपेंडेंट रूप से मूव करता रहता है और एक बार जब यह इस पोटेंशियल एनर्जी को समाप्त कर देता है तो यह थोड़ा सा डिफ्लेक्शन दिखाएगा क्योंकि इसकी एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी घट जाएगी। यही सब कुछ है जो होगा, वरना वो फ्री पार्टिकल है और आपके पास रीजन 1 और रीजन 2 है और आप इन शर्तों को इंसिडेंट वेव, रिफ्लेक्टेड वेव और ट्रांसमिटेड वेव के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ठीक है, क्या हम डी ले सकते हैं? क्या डी की अनुमति है? डी को अनुमति नहीं है यदि आप बाईं ओर से आती हुई इंसिडेंट बीम लेते हैं। इसी तरह यदि आप दाहिनी ओर से आने वाली इंसिडेंट बीम लेते हैं तो आप उसे सुनिश्चित करने के लिए कि यह उपयुक्त कोएफिशिएंट सवाल के आधार पर सेट है। ठीक है, तो ये दो सॉल्यूशन हैं जो दिए गए हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशन है, लेकिन कौन सा इस पर डिपेंडेंट होगा? अगर मैं कहूँ कि इंसिडेंट बीम दाईं ओर से आ रही है तो आपको उचित रूप से केवल ट्रांसमिटेड बीम को इस रीजन में रखने की अनुमति होगी। ठीक है, और बाउंड्री कंडीशन, डेरिवेटिव की बाउंड्री कंडीशन देखें कि de Broglie वेवलेंथ रीजन 1 और रीजन 2 में कैसे तुलना करता है। ठीक है, और सी लेस देन ई के लिए यही एक्सरसाइज करें। ठीक है, तब आपको मिलेगा 1। यदि EU से अधिक है तो रीजन 2 में यह एक एक्सपोनेंशियल ग्रोइंग और डैम्पिंग होगा, लेकिन क्योंकि रीजन 2 प्लस इंफिनिटी तक जाता है इसलिए आपको C को C के बराबर बहुत व्यवस्थित रूप से रखना होगा। कुछ नहीं, ऐसा नहीं है कि आज यह उत्तर है और कल एक अलग उत्तर होगा। इसलिए तार्किक रूप से तर्क दिया जाएगा और ठीक भी किया जाएगा। ठीक है, तो बाउंड सिस्टम क्या होता है? बाउंड सिस्टम क्या होता है? यह एक कंस्ट्रेंट के जैसा होता है, जैसे कि बॉक्स में रखा पार्टिकल एक बाउंड सिस्टम है। हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है? हार्मोनिक ऑसिलेटर में कुछ प्रकार की पोटेंशियल होती है, जैसे एनर्जी E के साथ एक पार्टिकल होता है। समझे? क्लासिकल रूप से ये दोनों टर्निंग पॉइंट हैं। आप सभी सहमत हैं, है ना? यह इस पॉइंट के आगे नहीं जा सकता क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव हो जाएगी। तो आमतौर पर यह एक प्रकार बाउंड सिस्टम होगा, जिसके अनुसार बाउंड सिस्टम की फॉर्मल परिभाषा है यदि E प्लस इंफिनिटी पर V से कम है और V माइनस इंफिनिटी पर है तो हम इसे बाउंड सिस्टम कहते हैं। बॉक्स में रखा पार्टिकल इस हार्मोनिक ऑसिलेटर को संतुष्ट करता है। यह सभी बाउंड है। हाइड्रोजन एटम के बारे में क्या है? हाइड्रोजन एटम का क्या? हाइड्रोजन एटम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? R इंफिनिटी की ओर आकर्षित होने पर क्या होता है? बाउंड स्टेट के लिए यह कंडीशन है कि R को इंफिनिटी की ओर आकर्षित होने पर V से कम ही है, जिसका मतलब है 0 से कम ही बाउंड स्टेट है। आपकी सभी हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम एनर्जी नेगेटिव या नेगेटिव है ना? मान लीजिए कि मैं E पॉजिटिव बनाती हूँ। वे कौन से स्टेट हैं जिन्हें लाउड स्कैटरिंग स्टेट्स कहा जाता है? E 0 से अधिक हाइड्रोजन एटम को स्कैटरिंग अवस्था कहा जाता है। समझे?
स्कैटरिंग स्टेट की जनरल कंडीशन क्या है यदि v इंफिनिटी पर v प्लस से बड़ा है या v माइनस इंफिनिटी पर है, तो स्कैटरिंग स्टेट होती है। केवल बाउंड स्टेट की कंडीशन इंफिनिटी से कम है और v एट इंफिनिटी है और हम इसे बाउंड स्टेट कहते हैं। इसका एक बैरियर ड्रा करके भी देख सकते हैं, जिसे आप आर्बिट्रेरी की तरह बैरियर्स ड्रा सकते हैं। देखिए इस तरह और देखिए कि क्या आपको एनर्जी के साथ पार्टिकल मिला। मान लीजिए ये वाला जब यह इस पॉइंट पर आता है तो यह सक्षम नहीं हो सकता है अगर यह वास्तव में बहुत पीक पर है। हो सकता है चढ़ाई न कर पाए लेकिन फिर भी बाहर आ सकता है। ठीक है, यह ट्रैप नहीं हो रहा, इसलिए यह स्कैटरिंग वाली स्टेट है। और अगर आपके पास इनफाइनाइट जैसी चीजों में एक पार्टिकल है और आपके यहाँ भी कोई पार्टिकल है तो यह ट्रैप हो जाता है। अब यह एनर्जी v के साथ इधर आ रहा है और यह ऊपर नहीं चढ़ सकता है और यह यहाँ जा रहा है। यहाँ भी हम बाउंड सिस्टम के इस तरह के ट्रैप के साथ ऊपर नहीं चढ़ सकते। ग्रिफिथ्स चैप्टर 2 में यह चित्र बड़ी अच्छी तरह से दर्शाया गया है। आपको यह मोड़ देखना चाहिए और एक बार जब आपके पास चित्र के रूप में चीजें हो तो इसे कैसे प्राप्त करें। बाउंड स्टेट क्या होती है, एक स्कैटरिंग स्टेट क्या होती है, हाइड्रोजन एटम के लिए E शून्य से कम क्यों है, इसे एक बाउंड स्टेट कहते हैं। E पॉजिटिव क्यों है, इसे स्कैटरिंग स्टेट कहते हैं। इसका एक चित्र देखकर अच्छी तरह समझ आया। अभी तक आपने कांस्टेंट पोटेंशियल के साथ केवल स्टेप पोटेंशियल वगैरह के बारे में जाना, लेकिन हार्मोनिक ऑसिलेटर पहले एक है जो एक नॉन ट्रिवियल होंगे, इसलिए यह v ऑफ x बनाम x का एक प्लॉट है। ठीक है, तो इस तरह की पोटेंशियल साथ ही शायद v साइनसॉइडल नहीं होने पर सभी प्रकार की पोटेंशियल होंगी। इसलिए हमारे पास यह देखने का पोटेंशियल तरीका है कि पहले देखें कि 1D हल करने के दौरान किस तरह पोटेंशियल प्लस या माइनस इंफिनिटी में चला जाता है। यदि एक स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रेंड शून्य पर या उसके बराबर है या r इंफिनिटी के बराबर है। देखें क्या होता है। यह तय करता है कि क्या सॉल्यूशन एनर्जी का रिजीम है जहां सॉल्यूशन एक बाउंड स्टेट कहलाएगा। ऐसा कौन सा रिजीम है जहां सॉल्यूशन स्कैटरिंग स्टेट का होगा। ठीक है, ठीक है, तो चलिए बाउंड सिस्टम पर आते हैं। आपको मानना होगा कि एक बॉक्स में सीमित रीजन पार्टिकल एक बाउंड सिस्टम है। हार्मोनिक ऑसिलेटर भी एक बाउंड सिस्टम है क्योंकि पार्टिकल की एनर्जी हमेशा एक डी प्रोग्राम में पोटेंशियल इंफिनिटी प्लस या माइनस इंफिनिटी से कम होने वाली है। वे सभी बाउंड सिस्टम हैं। फॉर्मल रूप से आप एक डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर लिख सकते हैं जहां फोर्स डिस्प्लेसमेंट के समानुपाती होता है और वहां से कंजर्वेटिव सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या है आपको पता चलेगा और आपको x के भी बराबर मिलता है। ठीक है, बाउंड्री कंडीशन को ठीक कर सकते हैं और शून्य के लिए कांस्टेंट को फिक्स करें। अब तक हमने पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना जो कि x डिपेंडेंट होने के बावजूद कुछ रीजन में कांस्टेंट थी, यह कुछ रीजन में शून्य थी। लेकिन हमने कभी ऐसे सवाल नहीं किए जहां x का v अलग अलग x पर भिन्न हो। ओके, तो यह x डिपेंडेंस है जो कि सबसे आसान सवाल है जो हमें हमेशा किसी भी सिस्टम में दिखता है। भले ही आप किसी भी सिस्टम को पोटेंशियल के साथ लेते हैं,
आप टेलर सीरीज में उस पोटेंशियल एनर्जी का विस्तार करने के लिए प्रयास कर सकते हैं। पहले नॉन ट्रिवियल टर्म में एक x माइनस एक्स होगा जो कुछ फंक्शन p डबल प्राइम को मल्टीप्लाई नहीं करता, इसलिए कुछ ऐसे रीजन के बहुत करीब है जिन्हें आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की तरह देख सकते हैं। और हार्मोनिक ऑसिलेटर क्षमता जो यह जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसे कैसे सुलझाया जाए ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी टाइम से इंडिपेंडेंट। तो आप अपने वेव फंक्शन को टाइम पर डिपेंडेंट टुकड़े के रूप में एक फेज फैक्टर के रूप में x के फाई को गुणा करने के रूप में लिख सकते हैं, और आप श्रोडिंगर इक्वेशन को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या आवश्यकताएं हैं? वेव फंक्शन को अच्छी तरह से परिभाषित किया जाना चाहिए। क्या ब्लो अप x शून्य की ओर जाता है, x प्लस या माइनस इंफिनिटी की ओर जाता है, वेव फंक्शन को शून्य तक जाना पड़ता है। आपने अपने पिछले वर्ष के कोर्स में क्या किया? आपने एक फंक्शनल फॉर्म का इस्तेमाल किया, और इस फंक्शनल रूप में यह गुण है कि जैसे ही प्लस या माइनस इंफिनिटी तक फैलता है यह शून्य हो जाता है। आप सभी सहमत हैं ना? लेकिन कंडीशन यह है कि ए नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है? इसलिए n शून्य के बराबर है f को एक न होने के लिए ले और देखें कि क्या यह इक्वेशन पर ठीक बैठता है, और फिर आप यह पता लगा सकते हैं कि आप वेरिएबल को आसानी से बदल सकते हैं और इसे हल कर सकते हैं। और कंडीशन दें कि मैंने केवल इक्वेशन के लिए वेरिएबल में बदलाव किया है ताकि यह अधिक बेहतर दिख सके, और बस ठीक है। अल्फा और रो वेरिएबल के बदलाव को बेहतर बनाता है, और आप उपयुक्त इक्वेशन में अल्फा नेग्लेक्ट कर सकते हैं और रिप्लेस कर सकते हैं। वेरिएबल में परिवर्तन करें ताकि यह एक फेमिलियर इक्वेशन बन जाए जिसका हल निकाला जा सकता है। इस इक्वेशन का हल क्या है? क्या माइनस की पावर आधा t प्लस प्लस माइनस है? तो अब मैं यही रोक दूंगी।